बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी और एक्शन पैक्ड होने वाली है क्लास। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं बिना किसी इधर उधर की बात के। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। क्लास आप ऐसे समझिए कि जैसे एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, वैसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या यानी लगभग 150 करोड़ लोगों के लिए इलेक्शन मैनेज करना एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्वल है। एग्जैक्टली और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 शुरू किया है, जिसमें दुनिया भर के करीब 23 देशों के डेलीगेट्स इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, 23 कंट्रीज के? हाँ बिल्कुल। और वो यहाँ हमारी इलेक्शन प्रोसेस और स्पेसिफिकली ईवीएम और वीवीपीआर टेक्नोलॉजी की जो लर्निंग है ना, उसे सीखने आ रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे इलेक्शंस बहुत स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली होते हैं। राइट। और अभी कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 राज्यों और यूटीज में इलेक्शंस चल रहे हैं, जैसे असम हो गया, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, जिनके रिजल्ट्स 4 मई को आने वाले हैं। सही कहा। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ ईसीआई के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पर। अगर हम आर्टिकल 324 की बात करें तो क्लास को थोड़ा उस पर फोकस करवाएं। हाँ, ये स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है ना, उसके आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और अभी जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ज्ञानेश कुमार हैं। इन्होंने ही दिल्ली में इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। और इनके साथ 2 और कमिश्नर्स होते हैं बॉडी में। एग्जैक्टली। तो क्लास ये डेटा पॉइंट नोट कर लीजिए। अब मैसिव पॉपुलेशंस की चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे देश को कनेक्ट करने वाले हाईवेज की तरफ आते हैं, जहां अब एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एक नया और बहुत इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम है आरोग्य वन। आरोग्य वन, ओके। इसके अंदर क्या होगा ना कि हाईवेज के जो ग्रीन बेल्ट्स होते हैं ना, वहाँ करीब 36 तरह के मेडिसिनल यानी औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। वो पौधे जिन्हें आयुर्वेद में मेंशन किया गया है, जैसे कि नीम, आंवला, इमली और जामुन वगैरह, राइट? बिल्कुल वही। और फेज 1 का डेटा भी आ चुका है, जिसमें 11 स्टेट्स के 17 लैंड एरियाज को सिलेक्ट किया गया है, जो कि करीब 62.8 हेक्टेयर जमीन बनती है। और इसमें 67,000 पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन वेट, मुझे एक चीज यहाँ क्यूरियस कर रही है। अब NHAI तो एक रोड बिल्डिंग बॉडी है ना, वो स्पेसिफिकली ये मेडिसिनल पौधे ही क्यों लगा रही है नॉर्मल पौधों की जगह? आई मीन, इससे बायोडाइवर्सिटी या बर्ड्स और इंसेक्ट्स को क्या अलग से फायदा होगा? देखिए, आम ऑर्नामेंटल पेड़ जो होते हैं ना, वो हाईवेज के पोल्यूशन और धूल को झेल नहीं पाते, लेकिन इन मेडिसिनल पौधों के रूट्स काफी डीप होती हैं, तो ये हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से। और सबसे बड़ी बात, इनके फल और फूल आसपास के बर्ड्स और बीज के लिए खाना ही नहीं, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। ओह वाओ, ये तो एक इकोसिस्टम अप्रोच हो गई। बाय द वे क्लास, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से NHAI का गठन 1988 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर। एग्जैक्टली। और देखो, औषधियों और हेल्थ की बात निकली है तो सीधे एक बड़ी हेल्थ पॉलिसी की तरफ मूव करते हैं, जहां तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। नोटिफाइबल डिजीज मतलब इसका लीगल टर्म्स में एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? और अगर कोई मान लीजिए प्राइवेट लैब इसकी रिपोर्ट नहीं करती तो क्या एक्शंस हो सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए? हाँ, ये पूरा कानूनी मामला बन जाता है। कानून के मुताबिक अब तेलंगाना में किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लैब में अगर कैंसर का केस आता है तो उन्हें 1 महीने के अंदर स्टेट पोर्टल पर मैंडेटरी रिपोर्ट करना ही होगा। और अगर नहीं किया तो कानूनन उन पर सख्त एक्शन हो सकता है। इसका फायदा यह है कि सरकार के पास एक एक्यूरेट डेटाबेस बनेगा, जिससे रिसोर्सेज एफिशिएंटली डिप्लॉय होंगे और सही पॉलिसी बन पाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड या टीबी के टाइम पर केसेस ट्रैक होते थे। राइट। मतलब बिना डेटा के तो प्लानिंग इम्पॉसिबल है। और हेल्थ पॉलिसी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं प्लानिटरी हेल्थ की, जहां एक शॉकिंग न्यूज आई है क्लास। इंडिया ने 2028 में होने वाली COP33
यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट की होस्टशिप से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। हाँ, और वो भी बिना किसी ऑफिशियल रीजन के। वही ना, ये आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि पिछले साल ही 2023 में दुबई के COP28 समिट में पीएम ने खुद ये प्रस्ताव रखा था। अब अचानक नाम वापस क्यों लिया गया, ये सोचने वाली बात है। जियोपॉलिटिक्स में ऐसी शिफ्ट्स होती रहती हैं, पर स्टूडेंट्स के लिए इसका स्टैटिक जीके पोर्शन क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। UNFCCC यानी 1992 का अर्थ समिट, जिसके बाद 1994 में ये लागू हुआ था। इसका HQ बॉन जर्मनी में है और पहली कॉप 1995 में बर्लिन में हुई थी। और इंडिया में कब हुई थी? इंडिया ने आज तक सिर्फ एक बार साल 2002 में COP8 को दिल्ली में होस्ट किया है। और अपकमिंग कॉप्स की टाइमलाइन भी थरली रिवाइज कर लीजिए। जैसे COP30 2025 में ब्राजील के बेलिम में होगा, COP31 2026 में टर्की के अंतालिया में, और COP32 2027 में इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में होगा। राइट, एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइमलाइन है ये। अब बीमारी और ग्लोबल समिट्स की चर्चा से वापस आते हैं एक ऑल्टरनेटिव और सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम पर। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है क्लास। बिल्कुल, और इस साल यानी 2026 की थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। क्लास यहाँ ध्यान दीजिए, फादर ऑफ होम्योपैथी जो हैं यानी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हॉनेमन, जो कि जर्मनी के फिजिशियन थे, उन पर SSC में पहले भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इस नाम को आप स्ट्रांगली हाईलाइट कर लीजिए। सही पॉइंट रेज किया आपने। उनका जन्मदिन ही होता है 10 अप्रैल को, और 2005 में वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी। ये सिस्टम ना स्पेसिफिकली ओल्ड, क्रॉनिक और हेरिडिटरी डिजीजेज में बिना किसी साइड इफेक्ट्स के बहुत असरदार माना जाता है। राइट, और देखिए मेडिकल फैसिलिटीज तो ठीक हैं, पर फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए आम पब्लिक ऑफिसेज में एक्सेसिबिलिटी की बहुत कमी देखी जाती है हमेशा। इस मामले में भोपाल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस यानी RPO ने एक कमाल की पहल की है। हाँ, ये इंडिया का पहला RPO बन गया है जहां ग्राउंड लेवल पर ब्रेल और साइन लैंग्वेज सर्विसेज शुरू हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए वहां ब्रेल बुकलेट्स और ब्रेल साइन प्लेट्स लगाई गई हैं जो उभरे हुए डॉट्स वाली होती हैं, और जो डेफ या म्यूट लोग हैं उनके लिए QR कोड स्कैन करते ही साइन लैंग्वेज वीडियोज आने लगते हैं। पर थोड़ा ब्रेल सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली? हाँ, श्योर। ब्रेल सिस्टम का जो मैकेनिज्म है ना, उसमें एक छोटे से सेल में 6 डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स उभरे हुए यानी रेज्ड होते हैं ताकि लोग अपनी उंगलियों के टच से पैटर्न्स को फील कर सकें। उसी स्पर्श से वो अल्फाबेट्स और नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वाओ, ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। ऐसे ही स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, जहां ये RPO है, उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान CM डॉक्टर मोहन यादव हैं और गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। और असेंबली सीट्स वहां 230 है, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11 है। साथ ही ब्रेल की बात हुई है तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर। बिल्कुल सही। चलिए, अब एम्पावरमेंट और इंक्लूजन की बात हो गई तो थोड़ा एनर्जी और एक्शन पर फोकस करते हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड का रुख करें तो रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का जो सेकेंड एडिशन है वो 16 से 28 जून तक हैदराबाद के गचिबौली स्टेडियम में होगा। और इसका फर्स्ट एडिशन 2025 में मुंबई में हुआ था। उसमें चेन्नई बुल्स विनर थी और टोटल 6 फ्रेंचाइजी टीम्स इसमें हिस्सा लेती हैं। पर पता है इसकी सबसे खास बात इसका गेम फॉर्मेट है। क्लासेस को आप लोग ऐसे समझिए, जैसे क्रिकेट में वनडे के बाद वो फास्ट पेस T20 फॉर्मेट आया ना जी, वैसे ही रग्बी का ये T20 वर्जन है जिसे रग्बी सेवन्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 खिलाड़ी होते हैं और नॉर्मल 15 प्लेयर फॉर्मेट से ये बहुत छोटा और फास्ट होता है। इसमें सिर्फ 7-7 मिनट के 2 हाफ होते हैं। एग्जैक्टली। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? GMR स्पोर्ट्स और रग्बी इंडिया।
रग्बी इंडिया 1998 में बनी थी, मुंबई इसका HQ है और इसके प्रेसिडेंट राहुल बोस हैं। सही। अब स्पोर्ट्स की स्पीड और ग्राउंड की स्ट्रैटेजी से सीधे हम IT सेक्टर के कॉर्पोरेट डायनामिक्स पर शिफ्ट होते हैं। NASSCOM फाउंडेशन में हाल ही में एक बड़ी नियुक्ति हुई है। UB प्रवीण राव को नया चेयरपर्सन बनाया गया है, जिनके पास 35 साल का टेक एक्सपीरियंस है, राइट? और उन्होंने रोस्टो रावणन को रिप्लेस किया है। पर एक सेकेंड, ये NASSCOM और NASSCOM फाउंडेशन के बीच आमतौर पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग बॉडीज हैं? ये दोनों अलग हैं और स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखिए, NASSCOM जो है ना, जिसकी स्थापना 2001 में दिल्ली में हुई, वो सॉफ्टवेयर और IT कंपनीज की एक बिजनेस बॉडी है। अच्छा। पर दूसरी तरफ जो NASSCOM फाउंडेशन है, वो उसका एक NGO हिस्सा है, जिसका काम बिजनेस नहीं बल्कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। साथ ही ये नए स्टार्टअप्स की भी फ्री मदद करते हैं। UB प्रवीण राव इसी NGO विंग के हेड बने हैं। ओके, आई गेट इट नाउ। चलिए, अब IT की इस मॉडर्न इकोनॉमी के बाद हम देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बेसिक पिलर पर आते हैं, यानी हमारी एग्रीकल्चर पर। बिल्कुल। सेंट्रल कैबिनेट ने खरीफ सीजन, जो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक का है, उसके लिए एक बहुत बड़ी सब्सिडी मंजूर की है। कितनी? करीब 41,534 करोड़ रुपए की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी NBS रिलीज की गई है, जो कि पिछले साल यानी 37,216 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 12% का इंक्रीज है। राइट। और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसके बावजूद DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट की कीमत को 1350 रुपए प्रति 50 किलो बाग पर स्टेबल रखा गया है, ताकि किसानों पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। लेकिन यहां मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। NBS 2010 में शुरू हुआ और 28 फर्टिलाइजर्स पर लगता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिया, जो सबसे कॉमन फर्टिलाइजर है, उसे NBS की लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया है? देखिए, उसका कारण यह है कि यूरिया कंट्रोल्ड प्राइस सिस्टम के तहत आता है। NBS में पोषक तत्वों पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन यूरिया में सरकार MRP तय कर देती है कि भाई किसान से इतना ही चार्ज करना है। अब मार्केट में केमिकल कितना भी महंगा हो जाए, सारा बर्डन डायरेक्ट सरकार उठाती है, इसलिए वो NBS फॉर्मूला से बाहर है। समझ गया, ये लॉजिक था। अब चाहे कृषि हो या इंडस्ट्री, इन सबको चलाने के लिए पावर तो चाहिए। तो अब सीधे एनर्जी प्रोडक्शन की लेटेस्ट ग्लोबल रैंकिंग्स पर आते हैं। हाँ, IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका HQ अबू धाबी में है, उसके हाल ही में एक आई रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग डेटा दिया है। क्या बताता है ये डेटा? इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में ब्राजील को पीछे छोड़कर ग्लोबली 3rd नंबर पर आ गया है। वाह, तीसरा स्थान। तो टॉप 2 कौन है? फर्स्ट पर चाइना है लगभग 2258 GW के साथ, सेकंड पर USA है 467.92 GW और थर्ड पर इंडिया है 250.52 GW के साथ। ये डेटा दिसंबर 2025 तक का है। लेकिन वेट अ मिनट, अगर आयरेना का डेटा 250 गीगावाट बोल रहा है और हमारा जो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट का मार्च 2026 का डेटा है, उसमें तो कैपेसिटी बढ़कर 274.68 गीगावाट हो चुकी है, तो ये डिस्क्रिपेंसी फर्क क्यों है दोनों में? वो इसलिए क्योंकि टाइमलाइन का गैप है। आयरेना दिसंबर 2025 तक का ग्लोबल डेटा कंपाइल करता है, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने मार्च 2026 तक का अपडेटेड डेटा दिया है। इन 3 महीनों में कैपेसिटी बहुत तेजी से ऐड हुई है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमने रिकॉर्ड 6.05 DW की सिर्फ विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है। राइट। और इसी वजह से विंड एनर्जी प्रोडक्शन में अब इंडिया 4th रैंक पर है। क्या बात है क्लास, ये बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ लगभग सारे क्लियर हो गए और अब क्लास में टाइम बचा है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का पिछले दिन के करंट अफेयर्स पर। बिल्कुल, मैं एकदम रेडी हूँ रैपिड फायर के लिए। लेट्स डू इट। ओके, लेट्स गो। PM मुद्रा योजना के बारे में बताइए। इसे 11 साल पूरे हो गए हैं। ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। राइट। अयोध्या से क्या न्यूज है? वहाँ 200 साल पुरानी एक रामायणा मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। आर्चरी में गोल्ड किसने जीता? पायल नाग कोन्याक ने। ओलियंग मोन्यू फेस्टिवल कहाँ का है? ये नागालैंड में मनाया जाता है।
ISSF मिक्स्ड टीम गोल्ड किसे मिला? पलक गुलिया और मुकेश नीलावली की जोड़ी को। कॉर्पोरेट सर्वे किसने लॉन्च किया? NSO ने पहली बार NSO कॉर्पोरेट सर्वे लॉन्च किया है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? गुरुग्राम। CPA कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ये गोवा में आयोजित की गई थी। पोषण पखवाड़ा किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और फाइनली BOB संवाद AI क्या है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा का नया AI प्लेटफॉर्म है। तो आज के इस इंटेंस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ और डीपली चीजों को कवर करेंगे। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।